डेट है 12 फरवरी। हमारी फर्स्ट न्यूज़ ना हम पूरी डीप में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से हमारे पॉलिटी के एक दो पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। हमें पता है किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा डिफरेंस ना हो। अभी जो मणिपुर की असेंबली है उनका लास्ट सेशन हुआ था अगस्त 2024 में। अब ना उसको 6 मंथ पूरे हो जाएंगे। तो हो सके अगर ये 6 मंथ के अंडर में सेशन होता नहीं है तो वहाँ पे लग सकता है प्रेसिडेंट रूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 174 सब क्लॉज 1 ये कहता है 6 मंथ्स शॉल नॉट इंटरवेन बिटवीन लास्ट सिटिंग ऑफ असेंबली इन वन सेशन एंड डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट सिटिंग इन नेक्स्ट सेशन। मतलब किन्हीं भी दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा डिफरेंस ना हो। हमें पता है जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का उनका ये होता है समन होता है तो समन इशू करते वहाँ के गवर्नर। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 6 मंथ पूरे हो जाते हैं और सेशन नहीं होता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था 2002 में, भारत भाई भगवान जी भाई। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मेरली बिकॉज टाइम शेड्यूल जो फिक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 174 कैन नॉट बी एडर दैट पर से कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर ब्रिंगिंग इनटू ऑपरेशन 356। मतलब प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहिए अगर उसको 6 मंथ से ज़्यादा भी पीरियड हो जाए। यहाँ से हमारे प्री के 2-3 पॉइंट कवर हुए। अब आते हैं सेकंड न्यूज़ पे। ये जो दो न्यूज़ है हम इसको एक जगह कंपाइल करके पढ़ेंगे। अभी ना पेरिस में एआई एक्शन समिट चल रही है जिसको को चेयर कर रहा है फ्रांस एंड इंडिया। ये ना दुनिया का थर्ड एआई समिट है। फर्स्ट समिट हुआ था यूके में, उसको कहते हैं ब्लासी डिक्लेरेशन। सेकंड हुआ था साउथ कोरिया में। अब थर्ड चल रहा है पेरिस में। तो यहाँ से प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही GS2 इंटरनेशनल पॉलिसीज, GS3 साइंस टेक में एआई पे क्वेश्चन आ सकता है। हो सके इस पे एक ऐसे भी बन जाए। एआई एक्शन समिट, इसमें से ना एक आउटकम बाहर निकल के आया है, उसका नाम है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई फॉर पीपल एंड प्लैनेट। हमने प्रमोट करना है एक्सेसिबिलिटी ऑफ एआई, साथ ही इंश्योर करना है ट्रस्ट एंड सेफ्टी इन डिप्लॉइंग एआई की टेक्नोलॉजी में। इसका जो एआई का गवर्नेंस फ्रेमवर्क हम जो बनाएंगे ये मैनेज करेगा रिस्क को भी, साथ ही जो दुनिया में रेवोल्यूशन चल रही है एआई के डेवलपमेंट पे उस पे भी। जैसे हमने देखा था चैट जीपीटी एंड चाइना की एक कंपनी है डीपसीक, उनका R1। हमारा अप्रोच रहेगा हम सेट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर एआई के लिए जो बेनिफिट करे सबको, स्पेशली ग्लोबल साउथ को, जहाँ पे ग्लोबल साउथ की कैपेबिलिटी काफ़ी लैक कर जाती है। उनके पास कंप्यूट नहीं है, पावर टैलेंट की कमी है, साथ ही डाटा या फाइनेंशियल रिसोर्स ग्लोबल साउथ के पास कम है। हम इस्टेब्लिश करेंगे गवर्नेंस एंड स्टैंडर्ड को जो अपहोल्ड करे हमारे वैल्यूज़, एड्रेस करे रिस्क को, साथ ही बिल्ड करे ट्रस्ट को। एआई एक्शन समिट। अब आते हैं सेकंड न्यूज़ पे। मडिगा कम्युनिटी, ये कम्युनिटी होती है तेलंगाना में। अब ना यहाँ से पेयर टू मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे 4 कम्युनिटी के नाम रहेंगे और यहाँ पे 4 स्टेट के नाम आपको पेयर टू मैच करना है या कौन सी पेयर करेक्ट है इनकरेक्ट है। ये न्यूज़ से ना हमें 2 बातों पे फोकस करना है। जो शेड्यूल कास्ट है उनमें बात चल रही है 2 टॉपिक पे। फर्स्ट आता है आप ना कैटेगराइजेशन करें शेड्यूल कास्ट का, कैटेगरी बढ़ा दीजिए, उसको कैटेगराइजेशन कर दे कैटेगरी 1, 2, 3। मतलब क्या होगा, जो शेड्यूल कास्ट में कुछ कास्ट आती है 37 नंबर के सीरीज़ में, उसमें बहुत सारी कास्ट है। कुछ कास्ट डेवलप हुई है, कुछ कास्ट अभी भी पिछड़ रही है। तो इस कैटेगराइजेशन में क्या करेंगे, डिफरेंट डेवलपमेंट के हिसाब से कास्ट को हम ऐड करते जाएंगे
और उनको रिजर्वेशन का या अदर एजुकेशन बेनिफिट ज़्यादा देंगे। जिनको ज़्यादा मिला है उनको हम रिजर्वेशन कम करेंगे। सेकंड आता है यहाँ पे टॉपिक क्रीमी लेयर का, जहाँ पे जो कास्ट ज़्यादा फॉरवर्ड हो गई है उनको ना हम रिजर्वेशन हटा देंगे और बाकी कास्ट को एससी में हम रिजर्वेशन ज़्यादा दे देंगे, उनको अलाउ करेंगे। जिनको मिला है क्रिमिलेयर का स्टेटस, जैसे ओबीसी में आता है, जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा उनको ना वहाँ से हटा देती है रिजर्वेशन में से। सेम प्रोसेस हम करेंगे एससी में। तो हो सके यहाँ से प्री का भी क्वेश्चन बने, साथ ही मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। एससी के कैटेगराइजेशन पे इसके पॉजिटिव पॉइंट, उसके निगेटिव पॉइंट, एंड क्रिमिलेयर पे उसके पॉजिटिव पॉइंट, उसके निगेटिव पॉइंट्स। अब आते हैं हमारी थर्ड न्यूज़ पे। हमारा जो आईआईटी मद्रास है उन्होंने एक सेमीकंडक्टर चिप बनाया है, उसका नाम है शक्ति। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। क्या है देखते हैं। आईआईटी मद्रास साथ ही हमारा इसरो, इन्होंने मिल के इंडिजिनसली एरो स्पेस क्वालिटी का शक्ति सेमीकंडक्टर चिप बनाया है। शक्ति को सपोर्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के एक प्रोग्राम से, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया RISC-V इनिशिएटिव DIRV। यहाँ पे हमें प्रमोट करना है इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर प्रोडक्ट को, जो सिक्योरिटी में अच्छे हो, साथ ही विजिबिलिटी भी उनकी अच्छी हो। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। क्या है DIRV, क्या है शक्ति। अब आते हैं इस थर्ड आर्टिकल पे। हमारा आर्टिकल फर्स्ट, न्यूज़ नंबर 3, सर्वाइवर ट्रॉमा। ये आर्टिकल के 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है बेल का इशू, मतलब किस कंडीशन में बेल मिलनी चाहिए किसी एक्यूज को या बेल ना मिलनी चाहिए। सेकंड आता है जो कोई अगर अपने शादी में या लिव इन में रहता है और बाद में कुछ इश्यूज आते हैं तो हो सके उस तरह उसको कैसे निपटाना है या उसको क्या सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि इस केस में क्या होता है, जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे ज़्यादा अत्याचार करता है या रेप की केसेस हो सकती है। तो यही सॉल्व करने के लिए दोनों पॉइंट को आर्टिकल ने एक जगह कर दिया है। बेल पे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम में भी, मेंस में भी अलग से, लेकिन जो सेकंड टॉपिक है सर्वाइवर ट्रॉमा का, इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी कम है। लेकिन हम पढ़ेंगे क्या है देखते हैं। सर्वाइवर ट्रॉमा। अभी ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस आया था अतुल गौतम का, तो उन्होंने उनको बेल अलाउ कर दी। जिन पे एक्यूज थे वो रेप के लिए अपने इंटरफेथ पार्टनर पे और शादी का वादा करके। कोर्ट ने उनके सामने एक कंडीशन रखी, आप ना शादी कर लीजिए सर्वाइवर के साथ अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 के, साथ ही आप ना डिपॉजिट दीजिए 5 लाख रुपीज़ का। उसके पहले सेम हाई कोर्ट में अभिषेक 2024 का एक केस आया था। कोर्ट ने बेल दी एक रेप एक्यूज को एक कंडीशन पे, आप ना शादी कर लीजिए सर्वाइवर से, साथ ही केयर कीजिए उनकी भी, सर्वाइवर की भी, साथ ही अपने नए जन्म में बच्चे की भी। तो इसके सामने कुछ इश्यू आ सकते हैं, मतलब जिसने क्राइम किया है आप ना बाद में उसी के साथ में उनको रहने को मजबूर कर रहे हो। वेदर कोर्ट्स कैन इम्पोज बेल कंडीशंस। अगर रेप का केस है तो कोर्ट बेल कंडीशन पे उनको शादी के लिए अलाउ कर सकता है, रिक्वायरिंग अ रेप एक्यूज टू मैरी सर्वाइवर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या ले सकता है उस सर्वाइवर की या उनके चाइल्ड की। सेकंड इशू हमारे लिए बनता है क्या स्टेट निगलेक्ट कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। स्टेट का काम है प्रोवाइड करना वेलफेयर मेजर फॉर सर्वाइवर के लिए, साथ ही चिल्ड्रन के लिए भी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था अपर्णा भट्ट का। तो उस कोर्ट ने उस केस में कुछ गाइडलाइन देते बेल की कंडीशन पे, कि इस कंडीशन में बेल मिलनी चाहिए, किस कंडीशन में बेल ना देनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ पॉइंट रखे थे कोर्ट ने। उन्होंने कहा था आप मस्ट इंश्योर कीजिए कंडीशन ऑफ बेल ये स्ट्रिक्टली प्रोवाइड करे एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन एक्यूज एंड सर्वाइवर टू अवॉइड सेकेंडरी ट्रामा। मतलब फर्स्ट ट्रामा में आपको वो इंसिडेंट झेलना पड़ता है, आपके खिलाफ कुछ क्राइम हो जाता है, तो बेल हम जब भी देंगे तब कोई कांटेक्ट ना हो एक्यूज का भी, साथ ही सर्वाइवर का, सर्वाइवर ना फेस करे
सेकेंडरी ट्रामा को। तो बेल की जो कंडीशन है वो मैंडेट करती है एक्यूज को, जो मेल सर्वाइवर है वो वायलेट ना करे इस गाइडलाइन को। साथ ही कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था बेल की कंडीशन पे। बेल कंडीशन पे ना आप ना जेंडर स्टीरियोटाइप मत देखिए या पैट्रिकल नोशन की बात ना कीजिए कि वुमन है हम बेल देंगे ना देंगे। आप ना स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए जो हमारा CRPC 1973 का कुछ क्लॉज कहता है, कुछ सेक्शन कहता है। फिर 2017 में उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने और एक केस आया था कुणाल कुमार तिवारी का। कोर्ट ने इम्पोज किया कि बेल कंडीशन ना आप जस्टिस का इंटरेस्ट देख के कीजिए, ना कि कोई जेंडर स्टीरियोटाइप, ना कोई पैट्रिकल नॉर्म्स। आपको जो ठीक लग रहा है आप वो कीजिए, जेंडर ना देखिए। लेकिन इसके कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं सर्वाइवर पे। ये वायलेट करता है उनकी ऑटोनॉमी को, साथ ही लेजिटिमेट हो जाता है अनइक्वल मैरिटल रिलेशनशिप। मतलब जिसने क्राइम किया आप उन्हीं के साथ रहो, तो जो रिश्ता है वो ना अनइक्वल हो सकता है, ऐसा राइटर का कहना है। एक क्रिएट हो सकता है परव्यूस इंसेंटिव फॉर एक्यूज के लिए, वो ना मैनिपुलेट करे सर्वाइवर को, साथ ही और उनको एब्यूज कर सकता है। इनका कहना है ठीक है मैरिज ना माइट बी रिजल्ट इन एब्यूसिव बिहेवियर अंडर लीगल प्रोटेक्शन। मतलब कोर्ट ने अलो कर दिया आप साथ रहिए और अपना एब्यूज चलाते रहना चाहिए। प्रॉस्पेक्ट ऑफ वुमन, प्रॉस्पेक्ट ऑफ मैरिज अपटन बिकम एक स्ट्रैटेजी इसके बन सकता है एक्यूज के लिए। उसको बेल भी मिल जाएंगी, साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाएगा और वो सेंटेंस भी उसको नहीं जाना पड़ेगा जेल में। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया था राइट टू प्राइवेसी ऑफ अडल्ट कन के। कोर्ट ने कहा था स्टेट मतलब जो राज्य की जिम्मेदारी है आप ना प्रोवाइड कीजिए इसेंशियल सपोर्ट जैसे शेल्टर, फूड, एजुकेशन एंड काउंसलिंग फॉर विक्टिम्स के लिए, रेप विक्टिम्स के लिए, अदर विक्टिम्स के लिए। लेकिन यहाँ पे ना स्टेट के पास उतना एडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो जो सर्वाइवर है ना उनके पास कोई चॉइस रहता, बस वापस जाना पड़ता है अपने प्रिपेटर के पास, जिन्होंने क्राइम किया उसी के पास जाना पड़ता है। ये ना दिस नॉट ओनली परपेचुएट्स साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि ऑलरेडी उसने एक्सप्लॉयटेशन आपका किया है, सेकंड टाइम भी आपको वही जाना पड़ रहा है या फिर कोर्ट आपको उनके पास भेज रहा है। साथ ही वायलेट करता है उनका फंडामेंटल राइट टू लाइव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाय फेलिंग टू प्रोवाइड हॉलिस्टिक सपोर्ट टू विक्टिम के लिए तो स्टेट ना अपनी जिम्मेदारी शिफ्ट कर देता है जुडिशरी पे, लीडिंग टू सोल्यूशन। अब जुडिशरी के पास जाएगा तो जो सोल्यूशन है वो ना कंप्लीट कर जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के साथ। उसमें से एक बन जाता है रिवर्स मैकेनिज्म, जहाँ पे विक्टिम को रहना पड़ता है डिपेंडेंस एक्यूज पे, विद कोर्ट फर्दर इनेबलिंग स्टेट्स निगलेक्ट। ना स्टेट इंटरफेयर कर पाता है ना उसके बाद में कोर्ट्स। तो यहाँ पे बन जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप उनको बेल देंगे, अच्छी बात है, ग्रांटिंग बेल ऑन कंडीशन ऑफ मैरिज ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल। मतलब अभी रेप का ट्रायल चल रहा है और आपने उनको बेल भी दीजिए, आप शादी कीजिए, तो ये कितना ठीक रहेगा? इज अ पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक। तो जो बेल की हियरिंग रहेंगी, साथ ही जो शादी की कंडीशन है मैरिज की, शुड नॉट इन्फ्लुएंस ट्रायल। हो ना, ट्रायल को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अगर शादी होने के बाद हो सके कोर्ट में केस खड़ा ही नहीं हो पाए, तभी भी इम्पोजिंग मैरिज बिटवीन एक्यूज्ड एंड सर्वाइवर एक बेल कंडीशन, इसके ना इरिवर्सिबल इफेक्ट हो सकते हैं। उनका जो रिश्ता है वो ना अल्टर हो सकता है, साथ ही उनके इंटरपर्सनल डायनेमिक्स को भी इफेक्ट कर सकता है। जस्टिस को ना मस्ट नॉट डायल्यूटेड बाय सोसाइटल नॉर्म्स या कन्वीनियंस। हमें प्रायोरिटाइज करना है राइट को, डिग्निटी को, साथ ही ऑटोनॉमी ऑफ सर्वाइवर की। हम इंश्योर करेंगे जो लीगल रेमेडीज हो डू नॉट परपिचुएट देयर ट्रॉमा और कंप्रोमाइज प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा था, यहाँ से सोसाइटी, इथिक्स, ऐसे के GS2 के पॉइंट कवर होते हैं। अब आते हैं सेकंड आर्टिकल पे, इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है साउथ साउथ क्लाइमेट कोऑपरेशन में। ऑलरेडी क्लाइमेट पे बहुत सारे टॉपिक कवर किए, 90% टॉपिक सेम रिपीट होते हैं। इस आर्टिकल के 2 पॉइंट्स है, क्लाइमेट फाइनेंस का, एक आता है फाइनेंस
जिसको हमने बाकू में देखा था COP29 में। सेकंड आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और फाइनेंस किस तरह से आएगा, 1 2 3 4 4 5 मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस किए, जो ऑलरेडी हमने 2-3 बार डिस्कस किया था। आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, नहीं पढ़ना है आपकी इच्छा। क्लाइमेट कोऑपरेशन। अब आते हैं थर्ड आर्टिकल पे, फॉरेस्ट फायर्स। अभी हमने देखा था लास्ट मंथ लॉस एंजल्स में बड़े बड़े फॉरेस्ट फायर हमें दिखाई दिए। आर्टिकल इसी बात पे फोकस करता है और इंडिया की बात करता है। फॉरेस्ट फायर ये हमारे लिए एक स्टार्क रिमाइंडर बन जाता है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो इसका इम्पैक्ट ना झेल पाए फॉरेस्ट फायर का। हमें चाहिए एक क्लियर पाथवे हम प्रिवेंट कर सके, साथ ही मैनेज कर सके फॉरेस्ट फायर को। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इनका कहना है भारत में ना मोर देन 36% फॉरेस्ट कवर है, ये ना फायर का प्रोन एरिया है। क्लाइमेट काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाटर की एनालिसिस आई थी, उन्होंने कहा है लास्ट 2 डिकेड में ना इंडिया में 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स। हमारे लिए फॉरेस्ट की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, ये ना क्रिटिकल इनेबलर है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। ये सोर्स है बायोडाइवर्सिटी की, साथ ही ये लाइफ लाइन है फॉर लोकल कम्युनिटीज़ जो उसके अराउंड में रहते हैं। फॉरेस्ट फायर क्यों होते हैं? कॉज बाय 90% बाय ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, जैसे लैंड को क्लियर कर देना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कैंप फायर, साथ ही क्लाइमेट चेंज ड्राइविंग फैक्टर, जैसे राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है और जो ड्राई स्पेल है, सूखा का जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। फॉरेस्ट फायर के काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस है हमें झेलने पड़ रहे हैं। फर्स्ट आता है ये जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस है ये ना इंटरकनेक्टेड कर जाते हैं एक दूसरे को, नेचुरल, सोशल, इकोनॉमिक। सेकंड आता है इसके डायरेक्ट लॉस होता है ट्रीज का, वाइल्ड लाइफ का, वाइल्ड फायर का, साथ ही बायोडाइवर्सिटी का। लेकिन ये कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली टू कार्बन एमिशन। जितना कार्बन इन ट्री में स्टोर रहता है ना, फॉरेस्ट फायर के बाद उतना कार्बन एटमॉस्फेयर में इमिट हो जाता है। एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की, इन्होंने एस्टिमेट किया है इंडियन फॉरेस्ट फायर एमिट करते 69 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली। फोर्थ आता है लॉस ऑफ टिम्बर का हो जाना, साथ ही नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो इसेंशियल है वहाँ के फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ के लिए, इस वजह से इनका इकोनॉमिक लॉसेस हो सकता है। फिफ्थ आता है 2018 में एक रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की, इन्होंने कहा है हर साल फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से, जिसमें फॉरेस्ट फायर भी आता है, हम लॉस कर जाते हैं 1.74 लाख करोड़ को। ये डिस्टर्ब कर सकता है वाटर साइकिल, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो सकती है, साथ ही ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल होते हैं वो ना इन कंडीशन में आ चले जाते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के पास। इसके लिए हमारी कुछ पॉलिसीज़ है, कुछ स्कीम है, हमें एड्रेस करना है फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट को। फर्स्ट हमारा आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स। सेकंड आता है फॉरेस्ट फायर प्रिवेंटेशन एंड मैनेजमेंट स्कीम FFPMS। हमें असिस्ट करना है स्टेट गवर्नमेंट को इन स्ट्रेथनिंग देयर फॉरेस्ट फायर प्रिवेंटेशन एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ को। लेकिन हमारे सामने कुछ इश्यूज है। फर्स्ट आता है बजट का इशू। हमारा जो सिस्टम है फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट की, उसकी जो फंडिंग है ना वो लास्ट कुछ ईयर में फ्लक्चुएट हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है। सेकंड आता है टेक्नोलॉजी फ्रंट। आज का जो फायर अलर्ट सिस्टम है ये ना बता नहीं पाता, क्या नॉट डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉरेस्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड अदर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, ये ना इसको डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता। इस वजह से डिले हो जाता है ग्राउंड लेवल पे वैलिडेशन के लिए, साथ ही उसको रिस्पॉन्स करने के लिए। हमारे सामने कुछ सॉल्यूशन है, कुछ इश्यूज है। क्या सॉल्यूशन है देखते हैं। हम ना यूज़ करेंगे एडवांस प्रिडिक्टिव मॉडलिंग
टू हेल्प आइडेंटिफाई करना है हाई रिस्क एरियाज को जो बेस हो क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिक डाटा का। सेकंड आता है हम यूज़ करेंगे ड्रोन इक्विप विथ थर्मल इमेजिंग कैमराज को जो मॉनिटर करे फायर प्रोन एरियाज को, एसेस करे डैमेज को, साथ ही गाइड करे फायर फाइटिंग एफर्ट्स को। थर्ड आता है हम एक्सप्लोर करेंगे डाटा फ्रॉम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड हमारे इसरो का कैन बी इंटीग्रेटेड एंड एनालाइज फॉर बेटर फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट। फोर्थ नंबर हम कर सकते हैं हम इक्विपाई करेंगे लोकल कम्युनिटीज़ को। आप ना कलेक्ट कीजिए एंड शेयर कीजिए रियल टाइम डाटा। आप रिपोर्ट कीजिए फायर को एज सुन एज दे साइटेड। आपको जब भी देखिए आप ना रिपोर्टिंग कीजिए मोबाइल एप्लीकेशन पे, किसी टोल फ्री हेल्पलाइन पे, या फिर हो सकता है SMS बेस्ड सिस्टम पे। तो हम इंश्योर करेंगे रैपिड एंड लोकलाइज रिस्पॉन्स। यहाँ देखते हैं उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप वाकई उमन ना कलेक्ट करती है फाइन निडल को। जो फाइन पेड़ के पत्ते होते हैं जब वो झड़ जाते हैं तो ना उस पत्ते को उठा लेते हैं फाइन निडल को, क्योंकि ना वो फ्यूचर का जो फायर है उसको रोक देते हैं। फिफ्थ आता है कम्युनिटी। कुछ हमारे लिए इंटरनेशनल एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। नेपाल का आता है कम्युनिटी फॉरेस्ट यूजर ग्रुप। इंडोनेशिया का आता है फायर फ्री विलेज प्रोग्राम। इन्होंने किस तरह से स्ट्रेथन किया है कम्युनिटी फॉरेस्ट फायर इन मैनेजमेंट में। सिक्स आता है हम एम्पावर करेंगे कम्युनिटीज़ को अवेयरनेस के साथ, ट्रेनिंग के साथ, रिसोर्स के साथ, और इंगेज करेंगे यूथ को एज अ फॉरेस्ट फायर स्क्वाड्स। ये फोस्टर कर सकता है स्टेटवर्डशिप। कंबाइन करेंगे लोकल नॉलेज विथ मॉडर्न टूल्स लाइक फायर फ्री फायर रिस्क मैपिंग। साथ ही कंट्रोल करेंगे बर्न्स को। अब आते इस न्यूज़ पे, यहाँ से ना साइंस टेक के कुछ पॉइंट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी कावेरी 2.0 एक कर्नाटका का वेब पोर्टल है जो ना स्ट्रीमलाइन करता है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को कर्नाटका में। अभी ना इस पर अटैक हो रहा है, मालवेयर अटैक, तो न्यूज़ इसी को कवर करती है। यहाँ पे हमें 4 कीवर्ड मिलते हैं, 4, 5, 6। फर्स्ट आता है DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। दूसरा आता है DOS डिनाइल ऑफ सर्विसेज। दोनों का डिफरेंस क्या है देखेंगे। थर्ड आता है वन्ना क्राई। 4 आता है I4C। लास्ट आता है NCIIPC। यहाँ से प्रीलियम का भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में GS3 में एक क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट आता है DDoS, सेकंड आता है DOS। DDoS में क्या होता है? DDoS इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे मल्टीपल मशीन्स अटैक करते ऑपरेटिंग टुगेदर टू अटैक वन टारगेट। जैसे कावेरी 2.0 मल्टीपल मशीन अटैक करते बस एक टारगेट पे। DOS इसको कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे लेजिटिमेट यूजर आर अनेबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवाइसेस एंड अदर नेटवर्क रिसोर्स। वो खुद अपने रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता ड्यू टू एक्शंस ऑफ मैलिशियस साइबर थ्रेट एक्टर। ये उसका डिफरेंस है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है वन्ना क्राई। ये ना एक रैंसमवेयर अटैक है, आपके सिस्टम पे अटैक कर देते हैं और लॉक कर देते हैं और वो मांगते हैं आपसे फिर होती है आप ना हमें इतना पेमेंट करो, हम आपको एक्सेस दे देंगे। जिन्होंने कुछ साल पहले एक्सप्लोर किया था वल्नरेबिलिटीज इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ पे आता है I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। ये ना एक नोडल पॉइंट है टू कर्ब साइबर क्राइम्स इन इंडिया। लास्ट आता है NCIIPC नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ये ना प्रोटेक्ट करता है कंट्री के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब ना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होता है, इस पे भी GS3 में एक सीधा क्वेश्चन बन सकता है।
इंडिया के जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे बैंकिंग, मेट्रो, गवर्नेंस, इनको कहा जाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर मार्केट एटसेट्रा। अभी हमने जो न्यूज़ देखी उसमें से ना प्री 2018 में एक क्वेश्चन आया था। कुछ टर्म्स है जैसे वन्नाक्राई, टेट्या, एटर्न ब्लू समटाइम मेंशन इन न्यूज़। तो क्या है? एक्सोप्लैनेट है? नहीं। क्रिप्टो करेंसी है? नहीं। साइबर अटैक्स है? ये तो हमने अभी देखा, ये तो बिल्कुल सही है। 4 मिनी सैटेलाइट? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे, मॉब लिंचिंग। लास्ट कुछ ईयर से इंडिया में मॉब लिंचिंग बड़ी तौर पे हो रही है। तो उसी पे ना 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिए थे एक केस में, उसका नाम था तहसीन पूनावाला केस। कोर्ट ने इशू किए कुछ गाइडलाइंस कुछ स्टेट के लिए, साथ ही उनके पुलिस फोर्स के लिए। आप ना स्टॉप कीजिए और स्टेप लीजिए कुछ प्रिवेंट कम्युनल वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग। लेकिन हमारे एक्ट में मॉब लिंचिंग किसी भी एक्ट में या सीआरपीसी में, आईपीसी में कहीं भी मॉब लिंचिंग का कोई जिक्र नहीं है। मॉब लिंचिंग को अपना हमने ऐड किया है एक सेपरेट ऑफेंस हमारे नए क्रिमिनल लॉ में। यहाँ पे और एक कीवर्ड मिलता है आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी डायरेक्शन दे वो बाइंडिंग है ऑल कोर्ट के लिए, साथ ही सारे अथॉरिटी के लिए जो अक्रॉस कंट्री अंडर आर्टिकल 141। आज के लिए इतना ही। यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी।